हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 41 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 40 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 41 ऑफ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन फर्स्ट पार्ट। जैसे आप जानते हो कि सेंटर स्टेट रिलेशन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा, आज है वेडनेसडे और नेक्स्ट संडे को सेकंड पार्ट आएगा। देखते हैं, ये वीडियो दिन में 3 बजे आता है, दिन में 3 बजे, और वीक में 2 दिन, वेडनेसडे को एंड संडे को। ये वीक में 2 दिन आता है, तो आज है वेडनेसडे। अब नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट इसका संडे को आएगा। तो 3 बजे जैसे ही सब काम छोड़ दो, इस वीडियो को जैसे ही नोटिफिकेशन आए वैसे ही इसको वीडियो को चालू करो, और आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपके इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकते हैं। चलते हैं। द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस बाय, ये पूछ रहा है कि बताइए सेंटर स्टेट रिलेशन जो है इंडिया में वो किस किस पॉइंट से इन्फ्लुएंस करते हैं। देखते हैं अपन। देखो, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल जितने भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो उससे इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी नेक्स्ट गवर्नमेंट है, तो क्या है, कभी कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्लियर। देन आफ्टर डोमिनेंस ऑफ डिजायर टू डिक्टेट, जैसे आप जानते हो यूनियन की पॉलिसी होती है कि डिक्टेट करना किस पर, स्टेट पर। क्लियर। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस करता है सेंटर स्टेट रिलेशन के। तो ऑल ऑफ दी अबव 1, 2, 3 एंड 4 सिंपल था। द फाइनेंस रिलेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट हैव बीन डिस्कस अंडर, ये पूछ रहा है कि फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर स्टेट किस आर्टिकल में डिफाइन करा के रखा है। तो आर्टिकल नंबर 268 टू 281 में डिफाइन किया है। क्यों डिफाइन किया है? देखो, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड ये क्या होता है? जैसे जानिए कि सेंटर जब स्टेट को फंड ट्रांसफर करती है फॉर पर्टिकुलर रीजन, फॉर पर्टिकुलर पॉलिसीज, फॉर पर्टिकुलर मैटर, तो उसको बोलते हैं ग्रांट इन एड। क्लियर। सेकंड, टैक्सेस एंड ड्यूटी लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट, बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आपको मिलेगा फाइनेंशियल इशू में। टैक्स और ड्यूटी लेविड करना दोनों द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन के द्वारा। क्लियर। तीसरा बताया जाएगा इसके अंदर, फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन किस में दिया है? आर्टिकल नंबर 280। अब देखो, फंक्शन तो इसमें दिए, फाइनेंस रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट। अब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट, दैट इज द वर्क ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर। फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट का काम क्या होता है? तो फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज द वर्क ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। क्लियर। 5 साल बनता है। क्लियर। तो ये आर्टिकल है 268 टू 281, याद रखना। Under which article of the Constitution of India tax are levied and collected by center but distributed between center and state? ये पूछ रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि डिफाइन करता है कि टैक्स तो लेविड और कलेक्टेड बाय सेंटर, सेंटर ही लगाती है और कलेक्ट भी करती है, बट बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये आर्टिकल नंबर 270। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 270। सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन, ये पूछ रहा है सेंटर स्टेट के रिलेशन किस पर डिपेंड करते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे, कन्वेंशन एंड प्रैक्टिस, बिल्कुल, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, ये सारा सही है, याद रखना। ये तो क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व, ये पूछ रहा है कि फेडरल पॉलिसी में क्या क्या इन्वॉल्व है। डेफिनेटली रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, फेडरलिज्म का मतलब ही यही है। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है। कौन सा है? क्वाजी फेडरलिज्म। क्यों क्वाजी को बोला? क्योंकि कुछ समय में
प्रॉपर फेडरलिज्म काम करता है, बराबर इक्वल पावर शेयर करी जाएगी, बट कुछ समय में यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाती है एज कंपेयर टू द स्टेट। क्लियर? जैसे कनाडा में है कि यूनिटरी गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द स्टेट। क्लियर? बट हमारे इंडिया में कुछ टाइम में जो यूनिटरी गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। क्लियर? प्रेसिडेंट रूल इस टाइम में। क्लियर? तो ये पूछ रहा है कि बताइए फेडरल पॉलिसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डेफिनेटली रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट, रिलेशन अमॉन्ग स्टेट, ये भी सही है। मैकेनिज्म फॉर कॉपरेशन, बिल्कुल। मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है। इसके चारों सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट 3 लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, विच 2 आर्टिकल रेगुलेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूछ रहा है कि बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट में एक शेड्यूल है। देखो एक शेड्यूल कौन सा है? 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 3 लिस्ट दी है। कौन सी? यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो यूनियन लिस्ट क्या होती है? यूनियन लिस्ट वो है जिसमें जितने भी मैटर होंगे उस पर लॉ सिर्फ ओनली पार्लियामेंट बनाएगी। क्लियर? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे इसके लिए लॉ कौन बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे इन सभी के लिए लॉ कौन बनाएगी? दोनों मिलके, यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉ बनाएंगी। और जो रेशनरी पावर है, रेशनरी पावर क्या है? रेशनरी मैटर वो होते हैं जो कि यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं। तो ये पावर किसको दी है इस पर लॉ बनाने की? ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, याद रखना। तो पूछ रहा है कि बताइए कौन से आर्टिकल रेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, दैट 3 लिस्ट। तो ये आर्टिकल 245 एंड 246। देखो आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब एक्सटेंड ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। क्लियर? याद रखोगे। देन आफ्टर एक और है आर्टिकल नंबर 246। कौन सा है? आर्टिकल 246। इसमें 3 क्लॉज है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और फर्स्ट क्या कहता है कि जितने भी यूनियन लिस्ट में मैटर होंगे ये लॉ बनाने की पावर सिर्फ ओनली यूनियन गवर्नमेंट पर है। क्लियर? स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे इसके लॉ बनाने की पावर सिर्फ ओनली स्टेट गवर्नमेंट पे है। क्लियर? देन आफ्टर कॉन्करेंट लिस्ट, जो आर्टिकल 246 क्लॉज 3 क्या कहता है कि इसमें जितने भी मैटर होंगे इसका लॉ बनाने की पावर दोनों पे है, दोनों मिलके लॉ बनाएंगी। और रेशनरी पावर तो आप जानते ही हो। आर्टिकल नंबर 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 249 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील क्या करता है। देखो जैसे मानिए कोई नेशनल इंपॉर्टेंस जरूरत पड़ गई, वी कैन से देश को जरूरत पड़ गई किसी बात की और उस पर कानून बनाने का मैटर सिर्फ ओनली स्टेट लिस्ट में है। अब भाई पार्लियामेंट को बनाना है उस पर कानून, तो पार्लियामेंट क्या करेगी? कैसे पावर मिलेगी इसको? इसके लिए आर्टिकल 249 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि राज्यसभा के पास पावर है अंडर आर्टिकल 249 कि वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है और पार्लियामेंट को पावर दे सकती है लेजिस्लेटिव पावर। कौन सी पावर? लेजिस्लेटिव पावर की स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उस पर कानून बना सके। क्लियर? तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। सिंपल है। A resolution passed under clause first of article 249 shall remain in force for a period not exceeding। ये पूछ रहा है कि मानिए आर्टिकल 249 के हिसाब से जो राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया था और पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव पावर दी थी टू मेक लॉ इन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, तो वो मैक्सिमम पीरियड कितने समय तक रह सकता है? तो वो रह सकता है 1 साल तक, 1 ईयर तक। याद रखना। सब्जेक्ट ऑन विच सेंटर स्टेट बोथ कैन मेक लॉ आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। ये पूछ रहा है कि बताइए ऐसा कौन सी लिस्ट है जो कि 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें से तीनों में से कौन सी लिस्ट है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाती है? जैसे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था वो है कॉन्करेंट लिस्ट।
रिलेशन ऑफ सेंटर स्टेट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, ये पूछ रहा है कि बताइए सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेशन कौन से शेड्यूल में है, तो 7 शेड्यूल में है, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर गिवन, ये पूछ रहा है कि बताइए कौन से पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिस्लेटिव रिलेशन बताए गए हैं सेंटर और स्टेट के, तो वो है पार्ट नंबर 11। कौन सा है? पार्ट नंबर 11। हु इज वेस्टेड विद द रेसिडोरी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ रहा है कि बताइए रेसिडोरी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पर है। जैसे मैंने बताया था कि 7 शेड्यूल में सिर्फ 3 लिस्ट है, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ पावर है, वो कानून बनाएगी। यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे वो पार्लियामेंट पर पावर है, पार्लियामेंट कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलके कानून बनाएंगी। बट इसमें अगर कोई भी मैटर नहीं है तो वो आता है रेसिडोरी लिस्ट। बट ये पावर सिर्फ ओनली पार्लियामेंट को दी है कि अगर कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट में नहीं होगा, यूनियन लिस्ट में नहीं होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होगा, तो अगर उस पर मैटर पर उस मैटर पर कानून आना है तो ये सिर्फ पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द रेसिडोरी पावर विद यूनियन गवर्नमेंट, रिपीट हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन इंडिया स्टाम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल गुड, ये पूछ रहा है कि बताइए स्टाम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल गुड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इम्पोज तो सिर्फ ओनली यूनियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, इम्पोज बाय यूनियन गवर्नमेंट। जो स्टाम्प ड्यूटी होती है ऑन फाइनेंशियल गुड, ये इम्पोज सिर्फ ओनली यूनियन गवर्नमेंट करती है, बट कलेक्टेड एंड रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या? कलेक्शन एंड रेगुलेशन कौन करता है? ये सिर्फ ओनली स्टेट गवर्नमेंट करती है। देखते हैं रेगुलेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी गलत हो गया, नन ऑफ दीज, याद रखना। इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशन बीन स्पेसिफिकली टर्म एज अ म्युनिसिपल रिलेशन। देखो क्या है कि सेंटर स्टेट रिलेशन में एक बॉडी को क्या है? म्युनिसिपल रिलेशन बोल दिया है। म्युनिसिपल रिलेशन क्यों बोला है? देखो जैसे आप जानते हो कि जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं अगर कंपेयर किया जाए स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में, तो देखोगे आप पता करोगे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर और लैक ऑफ टैक्स इम्पोजिंग पावर इन द हैंड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर? तो इसलिए क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन में देखा जाए तो स्टेट एक तरह से म्युनिसिपल ही है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में यूनियन ज़्यादा पावरफुल है। क्या है? सेंटर कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर। Which one of the following article of Indian Constitution provide that it shall be duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance। ये पूछ रहा है कि बताइए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि डिफाइन करता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि स्टेट पर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसे प्रोटेक्ट करना। तो वो आर्टिकल डिफाइन करता है आर्टिकल 355। Which of the following is our extra constitutional and extra legal device for securing cooperation and coordination between state and India। ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस है जो कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है स्टेट के अंदर। देखो एनडीसी, बिल्कुल एनडीसी है, एनडीसी है बिल्कुल, इसलिए है क्योंकि एनडीसी की मीटिंग तो कई साल से नहीं हुई। बट क्यों नहीं हुई? क्योंकि एनडीसी का रोल जब तक था जब तक प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन 2015 से पहले क्या करता था कि वो 5 ईयर प्लान बनाता था, बट 5 ईयर प्लान का अप्रूवल एनडीसी देती थी। क्या देती थी? एनडीसी देती थी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनडीसी टू अप्रूवल द 5 ईयर प्लान दैट मेड बाय द प्लानिंग कमीशन, बट प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय द नीति आयोग। तो एनडीसी की भी मीटिंग नहीं हुई है कई टाइम से। हालांकि ये डिवाइस है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल गवर्नर की कॉन्फ्रेंस होती है जिसको चेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। और ये भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस है। जोनल काउंसिल हम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जोनल काउंसिल कितनी हमारे इंडिया में? 5 जोनल काउंसिल है। अब आप बोलोगे सर 4 है, नहीं 5 है, क्योंकि एक नॉर्थ जोनल काउंसिल, एक साउथ जोनल काउंसिल, एक ईस्ट जोनल काउंसिल एंड वेस्ट जोनल काउंसिल 4th, एंड 5th है
नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, और ये सारी जोनल काउंसिल एक कॉमन पर्सन चेयर करता है, हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। और अभी कौन है? अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी हैं। क्लियर? ये सारी जोनल काउंसिल को हेड कौन करता है? यूनियन होम मिनिस्टर हेड करता है। तो जोनल काउंसिल तो क्या है कि स्टेट के बीच में जो भी जोनल है, पूरी स्टेट तो इसमें इंक्लूड नहीं होती, जो अपने जोन की होगी वही स्टेट में होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। इंटर स्टेट काउंसिल बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। Which of the following institution are considered necessary to promote unity among diversity in the Indian फेडरलिज्म? ये पूछा है कि बताइए इंडियन फेडरलिज्म में डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है यूनिटी के साथ, वो कौन से इंस्टीट्यूशन है? तो डेफिनेटली इंटर स्टेट काउंसिल और एनडीसी है, बिल्कुल है। फाइनेंस कमीशन और रीजनल काउंसिल, बिल्कुल है। यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम, ऑल इंडिया सर्विस, बिल्कुल है। ऑल ऑफ द अबव। देखो आपको मालूम है कि यूपीएससी का पेपर होता है, कौन अपॉइंट करता है यूपीएससी, कौन पेपर दिलवाता है? यूपीएससी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करवाती है। क्लियर? जितने भी सिविल सर्वेंट बनते हैं वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो सर्व का करते हैं, वो स्टेट में करते हैं। क्लियर? जैसे ही जुडिशियल सर्विस जितने भी हाई कोर्ट होते हैं, इनके जज को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इवन सेंटर में ही होता है जो अपॉइंटमेंट होता है, इसके बाद ये स्टेट में सर्व करते हैं। तो क्या यूनिटरी अमॉन्ग डाइवर्सिटी ये भी मैनेज करके चल रहे हैं। क्लियर? तो ये ऑल ऑफ द अबव का आंसर है। व्हेन वाज द झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल फॉर्म? बेकार क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। विच आर्टिकल अमॉन्ग द फॉलोइंग से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अबाउट इंटर स्टेट रिलेशन? ये पूछ रहा है कि बताइए इंटर स्टेट रिलेशन के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में? तो वो आर्टिकल 263 आर्टिकल है। इसी आर्टिकल में इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करी जाएगी अंडर आर्टिकल नंबर 263। क्लियर? तो इसी के साथ मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया सेंटर स्टेट रिलेशन का। अब मैं आपको संडे को सेकंड पार्ट से कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना है रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन। अब आप सारे वीडियो देख लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आओगे। मैंने हर एस्पेक्ट से पढ़ाया है। क्लियर? मिलते हैं हम संडे को, तब तक के लिए जय हिंद।